आज से करीब 125 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया दो गुटों में बंट रही थी। अंग्रेजों के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसी दौर में ओडिशा के कटक शहर में एक बंगाली परिवार रहता था। तारीख थी 23 जनवरी 1897 की। पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती देवी के घर पर एक बालक का जन्म होता है। 14 संतानों में 9वें स्थान पर इस बालक का जन्म हुआ था। यह एक ऐसा दौर था जब भारत में साधारण बीमारियों ने ही हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। फिर भी यह बालक किसी भी तरह इन बीमारियों से बच निकला था। असल में यह बुद्धिमान बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे मुश्किल दौर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उन्हीं परिस्थितियों को वे देखकर बड़े हुए थे। जब साल 1913 का आया तब वे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। नेताजी सेकंड रैंक के साथ ही पास भी हो गए थे और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन हेतु दाखिला ले लिया था। जब सुभाष कॉलेज जाने लगे तो शुरुआती 2-4 दिन में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मगर उसके बाद जो हुआ उससे नेताजी काफी आहत हो गए थे। कई रातों तक वे सो नहीं पाए थे। उन्हें हर बार वो कॉलेज का घटनाक्रम याद आ जाता था। घटना ये थी कि कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर मिस्टर ओ हुआ करते थे। वे हर वक्त कॉलेज में बेवजह ही भारतीयों को पीटा करते थे, यहाँ तक कि कई बालकों के सिर तक फोड़ दिए थे। मगर कॉलेज प्रशासन को बार बार शिकायत करने पर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। विद्यार्थियों के हित में पहली बार नेताजी ने भी अपने आप को शामिल कर लिया था। नेताजी की लीडरशिप में विद्यार्थी संगठनों ने कॉलेज के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस बार मजबूरन प्रोफेसर मिस्टर ओ को भी माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वे तो ठहरे अंग्रेज, सुधरने वाले कहाँ थे। थोड़े समय बाद ही वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए थे और इस बार नेताजी ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उल्टे उनकी ही धुनाई कर दी थी। यह देखकर कॉलेज प्रशासन आग बबूला हो गया था। जब नेताजी से माफी मंगवाने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। आयोग के सामने उन्होंने साफ कह दिया था कि ना तो मैं अन्याय के सामने झुकूंगा और ना ही हार मानूंगा। इस तरह कॉलेज प्रशासन ने नेताजी को कॉलेज से निकाल दिया था। यह वही दौर था जिसकी बदौलत नेताजी के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। नेताजी ने एक बार सेना में जाने का भी प्रयास किया था, परीक्षा भी पास कर ली थी, मगर अंतिम चरण में जब मेडिकल की बारी आई तो कमजोर आंखों की दृष्टि को लेकर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। फिर भी नेताजी हताश नहीं हुए थे। समय बीतता गया और फिर जब साल 1919 का आया तो एक बार फिर जलियांवाला बाग ने नेताजी को रुला दिया था। इस घटना से नेताजी बहुत आहत हुए थे। नेताजी के पिता वकील थे, वे नेताजी की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी तो उन्होंने नेताजी को कहा कि बेटे सुभाष, अंग्रेजों को अंग्रेजों के हिसाब से ही जवाब देना होगा। मतलब साफ था कि तुम अंग्रेजों की सिविल सर्विस की तैयारी करके उन्हीं की सर्विस में शामिल हो जाओ। मगर उस दौर में सिविल सेवा पास करना इतना आसान भी नहीं था। एक तो आयु बहुत ही कम कर दी थी और उसके बाद परीक्षा का माध्यम पूरी तरह इंग्लिश था और जहां तक सेंटर की बात थी वह तो इंग्लैंड में ही आता था। असल में अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में कोई भारतीय पास हो जाए और वे हमारे बराबर आकर हमें ही चुनौती दे। यह उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। लेकिन नेताजी भी किसी से कम नहीं थे। जो भी वे ठान लेते थे वे उन्हें पूरा करके ही दम लेते थे और फिर उन्होंने इंग्लैंड जाकर 1 साल में ही ऐसी तैयारी कर ली थी जिसमें अमूमन 4 साल का वक्त लगता था। और जब परिणाम आया तो अंग्रेज सरकार भी हैरत में पड़ गई थी। असल में सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज के परिणाम में चौथी रैंक हासिल की थी, जो अब तक के भारतीयों के लिए एक रिकॉर्ड था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने बुद्धिमान थे। मगर ट्रेनिंग के दौरान उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अंग्रेजों के हाथों हमारा देश बिक रहा है और मैं उन्हीं के साथ मौज करूं। ऐसा तो हरगिज नहीं हो पाएगा। और फिर पल भर में ही एक ऐसा निर्णय ले लिया
लिया था जिसे लेने के लिए कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने अंग्रेजों की इस नौकरी को लात मार दी थी और फिर त्याग पत्र देकर वे भारत आ गए थे। अंग्रेज अधिकारियों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय ने अंग्रेजों की सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र दिया हो और फिर चले आए गांधी जी की शरण में। असल में ये दौर 1928 का था। कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था। सुभाष का गांधी और नेहरू के साथ विचारधारा को लेकर मतभेद था, ना कि मनभेद। अंदर से वे भी दोस्त ही थे, यानी विचारधारा अलग थी मगर उद्देश्य एक ही था, देश को आजाद करवाना, देश को आजाद करवाना। मगर जब 1931 का दौर आया तो एक बार फिर सुभाष बाबू बेहद उदास हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह को न बचा पाने पर बोस गांधी जी और कांग्रेस से बेहद नाराज हो गए थे। उसके बाद वे यूरोप चले गए थे और वहीं पर एमिली नामक एक खूबसूरत ऑस्ट्रियाई लड़की से मुलाकात होती है। 23 साल की ये खूबसूरत लड़की कैथोलिक परिवार से थी। इस वक्त नेताजी के सामने एक तूफान आकर खड़ा हो गया था। एक तरफ देश की आजादी थी तो दूसरी तरफ एक लड़की का प्रेम। यूं तो इससे पहले भी नेताजी को प्रेम और विवाह के कई ऑफर मिले थे, मगर उन्होंने हर बार उन्हें ठुकरा दिया करते थे। मगर इस बार एमिली के प्रेम में नेताजी पूरी तरह पिघल गए थे। सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। हालांकि इस रिश्ते से देश की आजादी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि एमिली ने भी सुभाष का साथ देकर वह भी भारत की आजादी में शरीक हो गई थी। करीब 12 वर्ष तक वे दोनों संपर्क में रहे थे और फिर 29 नवंबर 1942 को दोनों की प्रेम की निशानी के रूप में एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा था अनीता। नेताजी से बिछड़ने के बाद एमिली ने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए बोस की अंतिम निशानी बेटी अनीता को पाल पोस कर बड़ा किया था और जर्मनी की मशहूर अर्थशास्त्री तक बना दिया था। एमिली 1996 तक जीवित रही थी। नेताजी की बेटी अनीता आज भी जीवित है। जनता में नेताजी का कद काफी तेजी से बढ़ रहा था, तभी तो वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए थे। मगर विचारधारा के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। नेताजी ने रेडियो के जरिए विदेशों से भी भारतीय लोगों में उत्साह बढ़ा रहे थे। 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर पहुंच गए थे और फिर वहां से पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया था और फिर अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी धरती से ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। आजाद हिंद फौज में वे भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जिन्हें जापानी सेना ने युद्ध बंदियों के तौर पर पकड़ लिया था। फिर नेताजी के कहने पर उन भारतीय सिपाहियों को नेताजी को सौंप दिया था। नेताजी ने एक ही बात कही थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह विदेशी धरती पर भी नेताजी ने वह काम कर दिखाया था जिसने भारतीयों पर गहरी छाप छोड़ दी थी। नेताजी पूरी दुनिया में घूमे थे और भारत के समर्थन में जोरदार माहौल बनाया था। एक दौर में वे जर्मनी के हिटलर से मिलने भी पहुंच गए थे। जब हिटलर की पहली मुलाकात नेताजी से हुई थी तो हिटलर भी हैरान रह गया था। असल में सुभाष बाबू चाहते थे कि मित्र राष्ट्र के विरोधियों से ही भारत का समर्थन लिया जा सकता है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। उसी की बदौलत वे हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंच गए थे। मगर जब वेटिंग हॉल में हिटलर उनसे मिलने आए तो उन्होंने हिटलर को भी बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं बल्कि हिटलर से मिलना है। इस तरह 3-4 बार थोड़े थोड़े अंतराल में हिटलर उनके पास आता रहा और नेताजी उनसे हर बार यही कहते रहे कि मुझे आपसे नहीं बल्कि हिटलर से मिलना है। असल में ये सभी हिटलर के बहरूपिये थे जो उस वक्त में पूरे विदेशों में घूमकर हिटलर का काम निकाल दिया करते थे।
लेकिन नेताजी की आंखें चकमा नहीं खाई थी। और फिर जब असली हिटलर को यह खबर लगी तो वह भी हैरान रह गया था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बरसों से मैं मेरी अनुपस्थिति में मेरे बहरूपीय पूरे देशों में घूमकर काम चला लिया करते थे, मगर इस व्यक्ति ने पल भर में ही मेरी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया था। तब मजबूरन असली हिटलर को आकर नेताजी को सलाम ठोकना पड़ा था और कारण भी जाना कि आखिर उन्होंने कैसे पता लगा लिया था। नेताजी ने भी बता दिया था कि जो हर बार बहरूपीय आ रहे थे उनमें हिटलर के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, जिसके लिए हिटलर जाना जाता था। और फिर हिटलर ने भी उनसे प्रभावित होकर उनकी काफी मदद भी की थी। उन दिनों नेताजी का कद इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज सरकार भी कांप उठी थी। नेताजी अपना रूप बदलकर भारत की आजादी का प्रयास कर रहे थे। वो आजाद भारत का सपना पूरा होने ही वाला था, मगर एक मनहूस दिन ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। और यह तारीख थी 18 अगस्त 1945 की। नेताजी जिस जापानी विमान में सफर कर रहे थे उस विमान ने इंडोनेशिया से उड़ान भरी थी, मगर रास्ते में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कहते हैं कि इस दिन नेताजी का विमान क्रैश हो गया था और नेताजी भी उस विमान में मौजूद थे और अपने देश की आजादी के लिए उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दोस्तों, उनकी मौत भी एक रहस्यमयी थी जिसे कोई जान नहीं पाया था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। कहीं अपने देश के गद्दारों ने तो उनका ये हाल नहीं किया था। यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। नो डाउट अगर वे आजादी के बाद भी जिंदा होते तो वे देश की सर्वोच्च पोस्ट पर काबिज होते। दोस्तों, नेताजी को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।